हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो नंबर 5। चौथे में मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बताया था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें मैंने कई प्रकार बताया था कि जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा और थर्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह। ठीक है। तो जो सिलेबस में है, चाहे बोर्ड के सिलेबस में हो, चाहे जेईई मेंस के सिलेबस में हो, चाहे नीट के सिलेबस में हो, चाहे जैम के सिलेबस में हो, मैक्सिमम जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पूछता है। वही सिलेबस में है, उसी में ही आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन मैं सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का भी कुछ ना कुछ बता दूंगा। तो आज हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसका करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप बच्चों हेडिंग डाल लो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात और, आज का वीडियो आप स्किप या फॉरवर्ड या आगे मत बढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आज लंबी बनेगी और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक भी क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, गारंटी है कि आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस वीडियो को आप पूरा थारोली देखेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। तो हेडिंग आपने डाल लिया है क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान दो, एक लाइन की परिभाषा समझो। those reaction in which rate of reaction is not depend upon the concentration, ध्यान दीजिएगा बेटा, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हिंदी में क्या होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होता है कि जिस रिएक्शन में उस रिएक्शन का रेट उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? वह रिएक्शन जिसमें उस रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? अब ध्यान दो, जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन होगा, ए गिव राइज प्रोडक्ट। ठीक है। आपको यही रिएक्शन बोर्ड में मिलेगा, यही रिएक्शन नीट में मिलेगा, यही रिएक्शन जेईई मेंस में मिलेगा। तो इसका मतलब 99% क्वेश्चंस किस पे आएंगे? ए गिव राइज प्रोडक्ट। लेकिन जो 1% जो मैं छोड़ रहा हूं वो अभी जीरो ऑर्डर होगा, लेकिन वहां पे कंडीशन मैं चेंज करूंगा। कंडीशन चेंज कैसे? यहाँ ए गिव राइज प्रोडक्ट, वहां पर क्या होगा? 2A 3A। तो वह कैसे जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा उस पर मैं देखूंगा। तो वह 1% होगा। वह 1% जेईई मेंस में पूछ सकता है या आईआईटी जेम में जो बीएससी के बच्चे देते हैं। ठीक है। लेकिन आपको नीट में या आईआईटी के प्री में या जो भी व्हाटएवर जो भी छोटा एग्जाम हो, किसी बीएचयू का, डीयू का, जो भी हो, उसमें इससे आपका काम चल जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है कि ए गिव राइज क्या होता है? प्रोडक्ट। 99% क्वेश्चन इसी पे आएगा। अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। क्यों 0 लिख रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इस नाते टू द पावर क्या लगा रहे हैं? 0 लगा रहे हैं। ठीक है। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? रेट इज इक्वल टू K A to the power 0. This is the rate law of zero order reaction. Rate law of zero order reaction. अगर रिएक्टेंट के टू दी पावर 0 होगा, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यह होता है कि उस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा।
क्लियर हो रहा है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें उस रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब टू द पावर जीरो होता है, इज नोन एज क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना छापो, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अगला पॉइंट जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा बेटा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट में क्या कह रहा हूं? कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द रिएक्शन, कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? अगर मान लो यह 100 मोल लिए हो तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो x है, आधे घंटे बाद यह 30 मोल हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? x ही होगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीजेज होगा ना? नहीं, मैं समझ में आ रहा है? मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इसका जो 100 मोल लिए थे, जब समय बढ़ेगा तो प्रोडक्ट 10 मोल होगा तो यह 90 मोल होगा, प्रोडक्ट 80 मोल होगा तो 20 मोल होगा तो 80 होगा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दो लाइन में, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड पेन से इसको मार्क कर रहा हूं। क्या है समझो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बेटा घटेगा। क्यों घटेगा यार? देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इसका यह चेंज किस में होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो प्रोडक्ट में चेंज होगा मतलब इसका जो मोल लिए थे 100 मोल या 10 मोल जो लिए थे वह इसी में ना चेंज हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो यह 2-3 पॉइंट, पहला डेफिनेशन, यह दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ा जाए, जल्दी छापो। बढ़ा जाए। अब ध्यान दो, आज का वीडियो मैं कल बनाने वाला था लेकिन बच्चों ने इतना मैसेज कर दिया कि नहीं सर जल्दी जल्दी, एकदम बच्चों की मांग में आज डिपेंड बदली बनाया हूँ मैं सर आज का वीडियो। और खासकर बीएससी फर्स्ट ईयर जो बच्चे करेंगे इस साल, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इंटर का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए था। ठीक है, अब आओ, अगली हेडिंग हुई जीरो ऑर्डर ही चलेगा, फर्स्ट ऑर्डर नेक्स्ट वीडियो होगा, आज तो बहुत लंबा वीडियो है। अब देखो जैसे मान लो ए से कहाँ गया? प्रोडक्ट। ए से किस में जा रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान देना। अब थोड़ा समझो, अगर इसका रेट लिखा जाए, रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के ए टू दी पावर क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि यह ZOR कौन सा रिएक्शन है? ZOR मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह बात समझ में आ रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप याद करिए कि रेट को हम 2 प्रकार से लिख रहे थे, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। याद आ रहा है? दूसरे वीडियो में बताया था केमिकल काइनेटिक्स के। तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस रेट में लिखूं तो रेट को क्या लिख सकता हूं? माइनस DA अपॉन DT, DA अपॉन DT इज इक्वल टू क्या होगा? के ए टू दी पावर 0 हो जाएगा। DA अपॉन DT के ए टू दी पावर 0, ए टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है DA अपॉन DT
इज इक्वल टू क्या हो गया, के हो गया, क्योंकि ए टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो अब देखो, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर हम मान लो यही रिएक्शन था ए से प्रोडक्ट, अगर t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ए का जो कंसंट्रेशन था उसको आप मान लो क्या, ए नॉट, क्या मान लिए, ए नॉट, इसको हम बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। कब, जब t इज इक्वल टू 0 था, तो इस a का कंसंट्रेशन हमने कितना माना, a नॉट, ठीक है। t इज इक्वल टू t समय बीत गया, अब a का जो कंसंट्रेशन था वह हो गया a, इसको क्या बोलेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन। नहीं समझ में आ रहा, देखो मान लो इसको 100 मोल लियो, कितना लिए हो, 100 मोल, ध्यान दो न्यूमेरिकल वैल्यू समझा रहा हूँ मैं। इसका आपने कितना लिया, 100 मोल लिया, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100 मोल हो गया, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 15 मिनट हुआ, t इज इक्वल टू 15 मिनट, तो इसका 100 मोल में से मान लो 30 मोल किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, 30 मोल प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, और कितना बचा, 70 मोल, तो 15 मिनट में इसका बचा हुआ मोल कितना है, 70। नहीं समझ में आया, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरुआत में कितना लो, 100 मोल आप ले रहे हो, तो t इज इक्वल टू 0 था, और जब 15 मिनट बचा तो इस 100 मोल में से 30 मोल किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, तो कितना बचा 75, तो यह इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, यह क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, तो शुरुआत में ए नॉट ले रहे हैं और कुछ देर के बाद कितना ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ से इक्वेशन 1 मान लो, अब इसको क्या कर सकते हो, माइनस डी ए, फिर से लिख देते हैं डी टी इज इक्वल टू के लिख रहे हो, इसको और क्या लिख सकते हो, माइनस, ऐसे लिख लो डी ए, माइनस साइन ले जाओ, माइनस के डी टी लिख सकते हो, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब ध्यान दो, इंटीग्रेट आप मैथ वाले जान रहे होंगे, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी होगा, इंटीग्रेशन का निशान हो गया। अब लिमिट लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हम ले रहे हैं, ए नॉट, फाइनल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए नॉट कब हो रहा है, जब टी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ए कब हो रहा है, जब टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, टी हो रहा है। क्लियर हो रहा है, बोलो इसको और क्या लिख सकते हो, एक बार और लिख लो, चाहे अब इसका क्या होगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा, लिमिट कहाँ से, ए नॉट से कहाँ जाएगा, ए जाएगा। बोलो माइनस के कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसका टी हो जाएगा, तो लिमिट क्या होगा, टी माइनस 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस इज इक्वल टू माइनस के टी लिख सकते हो। बोलो, और यहाँ से और ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, छापो इतना। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, ये फाइनल कंसंट्रेशन था। फाइनल कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन में से इतना निकल गया, इतना कुछ निकल गया, तो जो बचा है क्या है, वो फाइनल कंसंट्रेशन है। इस इक्वेशन को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसी पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। क्या है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। मैं लिख दे रहा हूँ वेयर क्या क्या है, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, वेयर ए नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा।
ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, के इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू क्या है, टाइम। ठीक है, तो आपको अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो जीरो ऑर्डर का आपको यह याद होना चाहिए क्या, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और बीएससी फर्स्ट ईयर में यह डेरिवेशन 5 नंबर में पूछता है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो अगर बायो के बच्चे हैं तो अगर ये दिक्कत हो रहा है, हैप्पी बर्थडे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, और बहुत सिंपल है, आसान नहीं यार, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं है। ठीक हो गया, इतना छापी आगे बढ़ जाए। तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेट रेट इक्वेशन पूछे तो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, छापो, छपैया हो गया। बढ़ जाए, अब देखो कितना हो गया। अब आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम समझ लो, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये अगली हेडिंग है। ठीक है, सब समझा दे रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पूछता है। ठीक है, कैसे पूछता है, पहले समझे हाफ लाइफ क्या है। एक मिनट, वायर फंस जा रहा है, ध्यान दो। ठीक है, हाफ लाइफ होता क्या है, ध्यान, ये लाइन डेफिनेशन है, वह टाइम, हिंदी में समझो, वह टाइम जिसमें, वह टाइम जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाता है। मतलब किसी भी रिएक्शन का वह समय जिसमें रिएक्टेंट या रिएक्शन 50% क्या हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। कहने का मतलब रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, आधा हो जाता है। हाफ लाइफ को हम प्रदर्शित करते हैं टी हाफ से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से। तो किसी भी रिएक्शन का वह समय जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए या रिएक्टेंट 50% आधा हो जाए, मतलब बाई 2 हो जाए, उसको हम क्या लिखेंगे, हाफ लाइफ। जैसे समझो, एक मिनट, यह मान लो ए से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 है, यह मान लो ले लिए आप 100 मोल, यह क्या होगा, 0 होगा। टी इज इक्वल टू 15 में यह 100/2 हो गया, मतलब 50 हो गया, तो यह कितना बन जाएगा, 50। तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना हो गया, 15 मिनट। समझ में आ रहा है। तो किसी भी रिएक्शन का वह समय जिसमें उसका रिएक्टेंट क्या हो जाए, आधा हो जाए, या रिएक्शन 50, दोनों बातें की है, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जस्ट आधा हो जाए, या रिएक्शन 50% क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जो रिएक्शन, जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इतना छापू, आगे बताऊं इसमें, बढ़ा जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब देखो, बढ़ा जाए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना माने थे बेटा, A0 माने थे, बोलो।
अब t इज इक्वल टू टी हाफ मतलब क्या, हाफ लाइफ। इतने समय में ए नॉट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, बाई 2। यार इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा ना, तो आधा हो गया मतलब 50% कंप्लीट हो गया, तो यह किसके बराबर हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन। नहीं समझ में आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप ए नॉट लिए थे और हाफ लाइफ हमको निकालना टी हाफ, तो टी हाफ मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका आधा ही ना होगा। 100 मोल लिए थे, कुछ देर के बाद 100/2 होगा, तो कुछ देर के बाद वही फाइनल कंसंट्रेशन, जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वही फाइनल ना होगा, तो यह क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ ZOR मतलब जोर मत समझ लेना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, क्या रखेंगे, A नॉट बाई 2 रखेंगे, यह क्या रहेगा, A नॉट ही रहेगा, माइनस KT की जगह क्या आ जाएगा, T हाफ हो जाएगा, KT हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, A नॉट बाई 2, तो T हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ, इसी रिप्रेजेंट करें टी हाफ से, टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू A नॉट बाई 2K, छापो इसको, आगे बढ़ा जाए। बेटा बोलो, क्लियर हो रहा है ना सब। और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, बुक पे कम देता है, कंपटीशन लोग पढ़ाते हैं, मैं यहीं पढ़ा दे रहा हूँ, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगा। लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यह बोर्ड में नहीं है, क्लियर हो रहा है, यह बोर्ड के आगे पढ़ा रहा हूँ। लाइफ टाइम मतलब क्या होता है, समझो, वह टाइम जिसमें रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाए, जिसमें 100% कंप्लीट हो जाए, मतलब रिएक्टेंट 9 बचे, रिएक्टेंट 9 बचे, मतलब वह टाइम जिसमें रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, दिस टाइम इज नोन एज लाइफ टाइम, ठीक है। अब ध्यान दो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आप माने थे, इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू A नॉट। फाइनल कंसंट्रेशन बेटा कितना होगा, जरा सोच के बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि बेटा फाइनल कंसंट्रेशन बचा हुआ ना है, तो बचा कुछ है ही नहीं है, सब 0 हो गया है। जैसे देखो, यह A से P था, यह मान लो आपने 100 लिया, यह 0 हुआ, T इज इक्वल टू आधा घंटा के बाद यह 0 हो गया, यह 100 हो गया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100, और A क्या था, बचा हुआ, कुछ बचा ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट का हो गया ना, इससे मतलब नहीं है, ये हमेशा क्या बचा हुआ, तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तब यहाँ देखो, फिर फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था, A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, A क्या होगा, 0 इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, इसको LF लिख लो, LF मतलब लाइफ टाइम, LT कर लो, T ब्रैकेट में LT मतलब लाइफ टाइम, तो TLT इज इक्वल टू क्या होगा, A नॉट बाई K। TLT में समझ रहे हो ना, लाइफ टाइम, L मतलब लाइफ टाइम, तो लाइफ टाइम कुल समय कितना है, A नॉट बाई K। यह कंपटीशन में सीधे पूछता है,
कि लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा, ए नॉट बाई के। ठीक है, इसको भी छापो। बढ़ा जाए, आगे देखो। जीरो ऑर्डर बेटा छूटना नहीं चाहिए। अब ध्यान दो, अगली हेडिंग होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफ के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन नॉट फॉर बोर्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ग्राफ हम लोग खींचेंगे, 3-4 ग्राफ खींचेंगे, किसके वर्सेस किसके। ठीक है, तो ये डाल लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो पहला होगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसके किसके बीच में खींच रहे हैं, रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो यह रेट मान लीजिए, यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पहला लाइन जाएगा ना, क्योंकि यह इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो रहा है, क्योंकि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है, लिख रहा हूं मैं, रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम, यह हो जाएगा रेट, यह हो जाएगा टाइम। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, रेट से मतलब तो है नहीं, शुरू में भी रेट वही रहेगा, लास्ट में भी रेट वही रहेगा, केवल कंसंट्रेशन घटे बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो यह दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस टाइम। इसको छापिए, आगे बताएं। बढ़ा जाए, छाप रहे हो ना सब। दो ग्राफ हुआ, तीसरा देखो, बुक से ज़्यादा बता दे रहा हूँ मैं, हालांकि बुक में देता भी रहता है अच्छे किताबों में। तीसरा होगा वेरी इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम क्या आया था, A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसको इस तरह लिख सकते हो, A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। लिख सकते हो A इज इक्वल टू, एक मिनट तार फंस जा रहा है, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है, इसको कंपेयर करो, यह किसके कंपेयर आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको तुलना करोगे तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में जब आप ग्राफ खींचते हो, सीधे ही सब लिखता कंपटीशन में, तो वह ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी टाइम लिख दिया हूँ, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये किसके लिए, हमेशा याद रखिएगा, यह किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। तो देखो यह टाइम हो गया, यह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, ए नॉट। यह क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप क्या है, माइनस के।
स्लोप क्या है माइनस के। तो याद रहेगा स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप इज ए ग्राफ ऑफ, बोलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। छापो इसको। बड़े और बता दे दो ठो। बढ़ा जाए। अब देखो चौथा है ना, फोर्थ क्या है, टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। तो टी हाफ क्या था, ये सब जानो बेटा। टी हाफ इज इक्वल टू A0/2K। इसको लिख सकते, इसके बराबर होगा ना, y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, टी हाफ कहाँ जाएगा, y इज इक्वल टू mx। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1/2K। समझ में आ रहा है, 1/2K। पांचवा देख लो और बता दे रहे हैं, खूब जितना जान जाओ। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। थोड़ा समझो, मैं बता रहा हूँ। मान लो यह ए है, यह चेंज किस में होगा, प्रोडक्ट। टी इज इक्वल टू 0 में इसका आप कितना ले रहे हो, A0, यह क्या होगा 0। टी इज इक्वल टू टी समय में A0 माइनस एक्स, मतलब इसमें से x निकल गया तो यह कितना बना, x बना। नहीं समझ में आ रहा, टी समय पे A0 लिए थे ना, ये 0 हो गया। और t इज इक्वल टू में A0 मान लो 100 लिए थे, यह 0 हो गया। कुछ समय बाद 100 में से 20 मोल निकला तो यहाँ कितना बनेगा, 20 मोल बना। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आया था, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT आया था, बोलो। अब इस यह बचा हुआ क्या लिखोगे, A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू A0 माइनस KT। A0 से A0 गया, माइनस से यह माइनस कट गया, x इज इक्वल टू KT हुआ। यह किसके बराबर हो गया, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx हुआ। इसका भी क्या आएगा, यह टाइम हो गया, यह कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यह भी कहाँ जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन विथ ओरिजिन। y इज इक्वल टू, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू k। तो यह 5 ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। यह पूरा डिटेल स्टडी हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब ध्यान दो, मिटाऊं मैं। अब देखो मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बेटा। क्या महत्वपूर्ण है, आपने देखा, मैंने बताया कि 99% क्या रहेगा जीरो ऑर्डर के लिए, A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही था 99%। इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था, A इज इक्वल टू A0 माइनस KT आ रहा था, यही आ रहा था। और टी हाफ कितना था, टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K, A0 अपॉन 2K। ये आपका यही आएगा, इसी में आएगा, ए गिव राइज प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो, अगर मान लीजिए आपको दे दिया 2A गिव राइज प्रोडक्ट, 2A गिव राइज प्रोडक्ट, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा कि सर आप तो A गिव राइज प्रोडक्ट बताएं, नहीं, यह भी जीरो ऑर्डर होगा। देखो कैसे, ध्यान दो, यह सब स्पेशल केस है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस एंड जेम। जल्दी कोई बताता नहीं है, यहीं तो लोग बता शांत होते। क्या होगा देखो, तो इसका रेट हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K, A टू दी पावर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। रेट को क्या लिख सकते हैं, इंस्टाटेनियस रेट 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं ना, याद आ रहा होगा। D अपॉन dt इज इक्वल टू K
a⁴ या इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 dA/dt इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं बोलो, और dA इज इक्वल टू इधर ले जाओ -2k dt कर सकते हैं। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड सेम होगा dA इज इक्वल टू -2k dt। यहाँ क्या हो जाएगा a0 इनिशियल a फाइनल t इज इक्वल टू 0 या t हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा a0 ऊपर क्या हो जाएगा a, यहाँ -2k t -0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस a0 इज इक्वल टू -2k t हो जाएगा। बोलो अब यहाँ से क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू a0 माइनस 2k t। क्या अंतर आ रहा है, पहले कुछ नहीं था तो a इज इक्वल टू a0 माइनस के टी था, अगर 2 आ गया तो सीधे 2 रख देंगे, a इज इक्वल टू a0 माइनस 2k t। और t हाफ देखो क्या था, t हाफ इज इक्वल टू a0 अपॉन 2k है ना, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2k। समझ में आ गया। और देखो और बता रहा हूँ मैं, अब मान लो 3a गिव राइज प्रोडक्ट आ गया तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, इसको लिखो a इज इक्वल टू a0 माइनस 3k t, जितना रहेगा सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, t हाफ इज इक्वल टू a0 इंटू 3 इंटू 2k। समझ में आ गया। और देखो अगर मान लो 5/2a गिव राइज प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना, 5/2 का गुणा कर दो, a इंटू a0 माइनस 5/2k t, t हाफ इज इक्वल टू क्या होगा a0 अपॉन 5/2 इंटू 2k। कहने का मतलब जितना यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू दी जाएगी 2a 3a 5/2 जो भी दिया हो, सीधे यहाँ उतना का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यह स्पेशल केस है जो जेई मेंस और जेम में पूछता है, लेकिन बोर्ड और IIT और नीट तक यहाँ तक हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का ये ओवरऑल 0 ऑर्डर रिएक्शन मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया। इफ़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, आज का वीडियो यहाँ तक हो गया। इस पर मैं न्यूमेरिकल भी कुछ करा दूंगा रिटर्न पर, कुछ एक आध सवाल, तब फर्स्ट ऑर्डर में शुरू करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।